हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो काल के दूसरे भेद भूतकाल के बारे में बनाया गया है। जैसे हम जानते हैं कि भूतकाल की क्रिया कार्य समाप्ति के समय का बोध कराने वाली होती है और उसके 6 भेद बताए जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इस वीडियो में हम लोग इसके एक एक भेद के बारे में पढ़ेंगे। पहला इसका भेद है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल के बारे में बताया जाता है कि जिस क्रिया से कार्य समाप्ति के समय का बोध न हो उसे हम सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया भूतकाल में तो हुई है लेकिन किस समय हुई है यह इसका पता नहीं बताता है। तो सामान्य भूतकाल की जो परिभाषा भी बताई जाती है वह होती है कि जिससे भूतकाल में समाप्त क्रिया के समय का स्पष्ट ज्ञान न हो उस क्रिया को हम सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ा, वह गया, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, वह एक राजा था। इस तरह के जो रूप होते हैं वह सामान्य भूतकाल के अंतर्गत समझे जाते हैं। ऐसी ही क्रिया होती है। इसमें कब समय है, समय तो भूतकाल का है लेकिन भूतकाल में कौन सा समय है यह स्पष्ट नहीं होता है। इसका जो दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वह यह कि आसन्न भूतकाल की जो क्रिया है वह ऐसा लगता है जैसे वर्तमान काल की क्रिया हो। इसकी परिभाषा बताई जाती है आसन्न भूतकाल की कि क्रिया के जिस रूप से तत्काल समाप्त क्रिया का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। कैसे होता है इसको देखें। जैसे हमने पढ़ा है कि था, थी, थे, गया, लिया, दिया, इस तरह की जो क्रिया रूप अंत में आती है उस क्रिया रूप से ही भूतकाल की क्रिया की पहचान होती है। लेकिन हिंदी में इसका रूप थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर इसको कहा जाए कि वह आया है, तो वह आया है यह आसन्न भूतकाल की क्रिया तब समझी जाएगी जब वह आया है यह समझाए कि आने की जो क्रिया है वह तत्काल ही पूरी हुई है। ठीक है। वह अभी अपना पाठ याद किया है। वह अभी अपना पाठ याद किया है। वह चला है, वह पढ़ा है। इस तरह के जो क्रिया रूप होते हैं वह आसन्न भूतकाल के क्रिया रूप कहलाते हैं। तो इसमें जो संशय होता है, जो कंफ्यूजन होता है वह यह है कि है तो वर्तमान काल की क्रिया है और आया है, चला है, किया है, पढ़ा है, यह जो रूप है वह पूर्ण वर्तमान का रूप है और वही हम आसन्न भूत में भी पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसमें क्रिया के रूप तो एक जैसे हैं लेकिन बात समझने वाली यह है कि यदि पूर्ण वर्तमान के अंतर्गत इसको रखा जाए तो इसका मतलब होगा कि वर्तमान काल में निरंतर क्रिया जारी है जो पूरी हुई है। लेकिन आसन्न भूत में है कि काम तो वर्तमान में चल रहा था लेकिन भूत में तुरंत ही पूरा है, अभी तत्काल रूप में वह पूरा हो चुका है और वर्तमान का काम, वर्तमान का समय शुरू है। तो इसमें थोड़ा सा यही अंतर होता है कि इसको किया है यह समझा जाए तो इसका मतलब होता है कि कार्य समाप्त हो चुका है। जो जहां समाप्ति का बोध होता है वहां भूतकाल की क्रिया होती है और दोनों को परीक्षाओं में एक साथ नहीं दिया जाता। जैसे या तो ऑप्शन का पूर्ण वर्तमान रहेगा नहीं तो ऑप्शन में आसन्न भूत रहेगा। अगर वह पढ़ा है इस वाक्य की क्रिया को बताना है तो वह समय को बताना है तो वह या तो आसन्न भूत का होगा या तो पूर्ण वर्तमान का होगा।
यह प्रश्न, इस प्रश्न पर दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होंगे, तो इसलिए हमें बहुत इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर पूर्ण वर्तमान ऑप्शन में है तो उसको लगाएंगे, अगर नहीं है तो आसन्न भूत की का समय, भूत की क्रिया यह समझी जाए और यह आसन्न भूतकाल होगा। जो तीसरा है अपूर्ण, अपूर्ण में जैसे है कि कार्य जारी है, भूतकाल में कार्य चल रहा है, लेकिन कब चल रहा था, वह पूरा हुआ नहीं हुआ इसका पता नहीं चलता है, वह कार्य के जारी होने का ही बोध कराता है, उसको हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। और यह तो आसान है, जैसे वह जा रहा था, वह जा रहा था, राम खा रहा था, राम खा रहा था, मोहन पढ़ रहा था, इस तरह की क्रिया इसके अंतर्गत आती है। तो इसमें जहां भी रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के रूप आए, वहां पर वह अपूर्ण वर्तमान का बोध कराने वाला होता है। और जो पूर्ण भूत है, सॉरी, यह जो था वह अपूर्ण भूतकाल की क्रिया वाला वाक्य है। और जो चौथा इसका है पूर्ण भूतकाल, उसमें हम यह समझ ले कि जैसे वर्तमान में काम पूरा हुआ है, निरंतरता को दिखाते हुए, इसमें है कि भूतकाल में काम पूरा हो चुका था। ठीक है, समाप्ति का स्पष्ट रूप से यह वर्णन करता है। जैसे वह जा रहा था, अब इसी को करना हो तो हम लिखेंगे कि वह जा चुका था, वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका था, नेहा सो चुकी थी, नेहा सो चुकी थी, बच्चे घर चले गए थे। इस तरह के वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब यह कार्य की समाप्ति का बोध कराने वाला होता है। तो यह जो क्रिया का रूप है, यह कार्य की पूर्णता का बोध कराने वाला होता है और यह दिखाता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हो चुका था। इसका पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। जैसे हम लोगों ने वर्तमान काल में भी पढ़ा था, संभाव्य और संदिग्ध। संदिग्ध जो भूतकाल की क्रिया होती है, वह यह बताता है कि भूतकाल में क्रिया पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें संशय होता है, इसमें संदेह होता है। तो इसकी परिभाषा यदि आपको लिखनी हो तो लिखेंगे कि क्रिया का भूतकाल में क्रिया के पूरा होने में संदेह को बताने वाला क्रियापद भूतकाल के संदिग्ध भूत का क्रिया रूप होता है, अर्थात उससे भूतकाल में जो संदेह कार्य में बना रहे उसको यह बताता है। तो जो संदिग्ध भूतकाल की क्रिया है, उसमें जो वर्तमान में हमने पढ़ा, जैसे दुकान खुली हो, वह जाता होगा, वह पढ़ता होगा। तो पढ़ता होगा के कारण वह वर्तमान का होगा और भूत का होगा। जैसे मान लीजिए कि वह पढ़ता होगा, तो तातेती के कारण वह वर्तमान को दर्शाता है और होगा होगी के कारण वह संदेह को दर्शाता है। लेकिन इसमें होगा कि वह चला होगा, चला के कारण यह दिखाता है कि यह काम भूतकाल में है और होगा होगी के कारण यह दिखाता है कि यह संदेह है, यह पूरा है कि नहीं है इसके बारे में नहीं पता है। तुमने गीत गाया होगा, तुमने गीत गाया होगा। अब इसके कारण अगर तुम गीत गाती होगी, इस तरह कहा जाए तो गाती होगी के कारण यह वर्तमान का संदिग्ध रूप होगा और गाया होगा के कारण यह भूत का संदिग्ध रूप है। इस तरह से यह ध्यान देना है हमें। वह पढ़ा होगा, वह पढ़ा होगा। अगर इसको लिखा जाए वह पढ़ता होगा तो वर्तमान का संदिग्ध रूप, और पढ़ा होगा तो यह भूत का संदिग्ध रूप है। वह नहाया होगा। अगर नहाता होगा वर्तमान का रूप हो जाएगा और नहाया होगा कहा जाए तो यह भूत का रूप हो जाएगा। तो यह इसके 5 रूप है। इसके 6वां भेद है हेतु मद भूतकाल। इसके बारे में हम देखें, जैसे मैंने बताया था कि हेतु मद जो होता है वाक्य,
वह एक काम दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, अर्थात उसमें दो क्रियाएं होती है, दोनों एक साथ होती है, और वह एक जो होगा वह क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होगी, अर्थात एक काम होगा तो दूसरा होगा, एक काम नहीं होगा तो दूसरा काम नहीं होगा। तो हेतु हेतु मद क्रिया की जो परिभाषा बताई जाती है वह यह बताया जाता है कि हेतु हेतु मद क्रिया वह क्रिया रूप होता है जो यह दर्शाए कि एक कार्य होगा तभी दूसरा होगा, अर्थात एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। जैसे कहा जाए कि तुम आए होते तो मैं गया होता। तुम आए होते तो मैं गया होता। अब एक क्रिया इसमें आए होते हैं और दूसरा गया होता है, तो एक काम होगा तभी दूसरा होगा। यदि आगे लिखा जाए, यदि तुम मेहनत से पढ़े होते तो पास हो गए होते। यदि मेहनत से पढ़े होते तो एक है पढ़े होते और दूसरा है पास हो गए होते। तो इस तरह पहला काम होगा तो दूसरा होगा, पहला नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। और इसमें यह है कि यदि तुम पढ़े होते मतलब पढ़ने वाला समय बीत चुका है, पास होने वाला समय भी बीत चुका है। अगर पढ़े होते तो पास हो गए होते, ठीक है। और एक होता है कि जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो यह आने वाले समय को दिखाएगा। तो हेतु हेतु मद में यही ध्यान रखना है कि दो काम एक साथ होता है और दूसरा काम पहले कार्य पर निर्भर होता है। यदि पहला काम होगा तो दूसरा होगा, यदि पहला काम नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा। यदि एक और उदाहरण देख लेते हैं, यदि वह समय से पहुंचा होता तो उसे लाभ मिला होता। यदि इस वर्ष वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी उगी होती। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यह वाक्य में दो काम है और एक पर दूसरा कार्य निर्भर है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसको हेतु हेतु मद भूतकाल के वाक्य कहते हैं। इस तरह यह भूतकाल के वाक्य थे। भूतकाल था, भूतकाल के 6 भेद थे। आप ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी का जो ग्रामर है उसमें जो काल के वर्गीकरण किया गया है, काल का वर्गीकरण है, वह हिंदी के वर्गीकरण से भिन्न है। उसमें तीनों में 4-4 भेद होते हैं, जबकि इसमें तीनों में अलग अलग है। वर्तमान काल में 5 भेद, भूतकाल में 6 भेद, और भविष्य में हम पढ़ेंगे कि उसके 3 भेद होते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।